हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, ये हमारा नया चैनल है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उस चैनल में, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा उसका नाम। तो फ्रेंड, हम अपने चैनल पर दृष्टि 2022 जो कि समसामयिकी है घटना चक्र की वार्षिकांक, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक का करंट अफेयर जो है उसमें दिया गया है। और ये 12 जून के पीटी की पीसीएस की परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं और आपके पास सारे वीडियो बैक टू बैक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड, चलिए इसको में हम नेक्स्ट लेक्चर पर अपने चलते हैं। और आपको बताएंगे ड्रोन के कंटेक्स्ट में ड्रोन नियम है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहीं पे छोड़े थे लेक्चर में। चलिए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं आगे जल्दी से। मानव रहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। ये आप जानते ही हैं। मानव रहित विमान जो विमान सिस्टम है उसको ड्रोन के नाम तौर पे जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को, यानी कि अब ये डेट आप याद रख लीजिए, 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली को अधिसूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप, शिक्षाविद और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु तो अगले देखते हैं फ्रेंड, अगले कॉलम में इसी पेज के क्या है, हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान हरित जोन, मुक्त उड़ान हरित जोन, ठीक है, यानी फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में, ठीक है, केंद्र सरकार ने इस सुझावों के तहत मार्च 2021 में प्रकाशित यूएस नियम 2021 को रद्द कर दिया और उसके स्थान पर एक नई उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय किया। ठीक है, उस पुरानी पॉलिसी को निरस्त करके एक नई पॉलिसी को लागू करने का मान्यता दिया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं। नए उदार ड्रोन नियम 2021 क्या कह रहा है। अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए गए, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योजना का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार इत्यादि। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। प्रपत्रों क्यों, अभी एक सेकेंड, जैसे इसको स्लाइड कर लेते हैं ऊपर। यह है कि प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 व 72 के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। ठीक है, जो उसमें जो प्रपत्र लगते थे, पेपर्स लगते थे उसके करने में, वो 25 से घटाकर 5 कर दिया गया, और जो 72 टाइप्स के शुल्क लगते थे उनको घटाकर 4 कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, शुल्क की मात्रा को घटाकर नाममात्र असर कर दिया गया, जिनका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है कि ड्रोन अगर बड़ा होगा तो क्या शुल्क लगेगा, छोटा होगा तो क्या शुल्क लगेगा, ऐसा कोई चीज़ उसमें है नहीं। अब फ्रेंड, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क, जो बड़े ड्रोन हेतु 3000 रुपये था। बड़े ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 3000 से 100 रुपया, और ये 10 साल तक वैध रहेगा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वतः जनित होंगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं अपने इसी टॉपिक पर। ठीक है, इसी टॉपिक पर आगे चलते हैं। हरित क्षेत्रों, ये देखिए आगे आपका
हरित क्षेत्रों यानी ग्रीन जोन्स में 400 फीट यानी कि 120 मीटर की ऊंचाई तक हवाई अड्डे के परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट 60 मीटर के ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ान हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, हवाई अड्डे के परिधि से पीले यानी कि पीले येलो जोन है ना 45 किलोमीटर तक की, इससे घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ठीक है, अब माइक्रो ड्रोन की बात करते हैं। माइक्रो ड्रोन में क्या है, माइक्रो ड्रोन गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एक नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों, जो कि विदेशी कंपनियां भारत में ड्रोन का संचालन करेंगी तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी विदेशी व्यापार महानिदेशालय जिसको कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT द्वारा नियमित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अगले पॉइंट पे देख लेते हैं क्या है। नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड, इसी उसमें क्या है कॉलम में, नियमों का उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि, अगर नियम का उल्लंघन कोई कंपनी करती है तो उस अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। ठीक है, भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, भविष्य में इन फ्यूचर है नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन जो है जियो फेंसिंग आदि इसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को भी अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा, यानी जितने भी उद्योग होंगे इंडस्ट्रीज़ होंगे 6 माह का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद, व्यापार के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए अनुकूल बनाने के लिए व्यापार ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ तक इस पेज पर यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम अगले अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, हाँ फ्रेंड, हम अगली स्लाइड पर अपने देख रहे हैं कि क्या है नया टॉपिक 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो है ये क्या कहता है इसको देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ये इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त 2021 को, ठीक है 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा 11 अगस्त को ही 2021 में राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। ये 18 अगस्त 2021 को यानी 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड इसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है इसमें, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, कोई भी नियम कानून बनता है उसका एम होता है। इसका उद्देश्य था सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, ठीक है, वर्गों की पहचान, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान के संदर्भ में वर्गों की पहचान यानी आइडेंटिफाई पहचान, ठीक है, करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। यानी ये संशोधन क्यों किया गया, संशोधन किया गया उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया था उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये विधेयक लाया गया। ठीक है, तो मई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया था, मई 2021 में एक निर्णय के अनुसार ये फैसला दिया था कि 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या फिर उनको वहाँ से बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, 102वें संविधान संशोधन को लागू करने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग में कौन कौन शामिल होगा या फिर उसमें कौन कौन बाहर होगा, ये शामिल और बाहर करने की शक्ति को राज्यों की शक्ति जो है समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब इसमें देख लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
हैं NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड आगे इसमें इसी पॉइंट इस स्लाइड में क्या है। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड अब देखते हैं। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ठीक, दूसरा, हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्रीय सूची यानी सेंट्रल, एक जानते हैं आप 3 तरह की सूची होती है। केंद्रीय सूची होती है जिसके जिस सूची के संदर्भ में जो कानून है वो केंद्र सरकार ही बनाती है। एक राज्य सूची होती है जिसमें राज्य सूची के तहत कानून जो है राज्य सरकार बनाती हैं, और एक समर्थित सूची होती है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, या फिर केंद्र के भी कानून उस पर काम करते हैं और राज्य के सरकार के भी बनाए गए कानून भी उस पर काम करते हैं। ठीक है, यह केंद्रीय सूची हो गई जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है, नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। ठीक है, यह बात है। तो चलिए फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ अपने देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संशोधन अधिनियम 2021। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संशोधन आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग यानी इसका संशोधन, ठीक है, विधेयक कब बना? द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, ये 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त 2021 को लोकसभा के द्वारा और 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 18 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसमें देखना है कि अगला कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ये अगले से इसी पेज के अगले उस पे चलते हैं कॉलम पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है निकल गया ये देख लेते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के गठन, यानी कि कब हुआ था राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग गठन? 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों के लिए निर्णय एवं दायित्व को सुरक्षित बनाना होगा। ठीक है, यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है ये अधिनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। हाँ, 2020 के अधिनियम में होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद जो है अधिनियम 1973 जो बना था उसका स्थान लिया था 2020 के अधिनियम में। ठीक है, लेकिन 2021 के अधिनियम में उसमें कुछ सुधार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1973 के अधिनियम में क्या था? 1973 यानी 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था। ठीक, उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड यानी गवर्नेंस बॉडी जो है, ठीक है, गवर्नेंस बोर्ड जो है अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम द्वारा प्रयोग 1973 के अधिनियम द्वारा अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम 1973 के अधिनियम द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया जाना माना जाएगा और यह लागू रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ तक हमारा ये टॉपिक होम्योपैथिक वाला ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपना, देखते हैं क्या है। तो यह है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, ये लाया गया था।
ये कब बना, 2 अगस्त 2021 को लोकसभा से यह पारित कराया गया और 11 अगस्त 2021 को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया और 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति भी यहाँ प्राप्त हो गई। साथ तो ये कानून बन गया, यानी अधिनियम, ठीक है, विधेयक से यह अधिनियम बन गया। अभी देखिए फ्रेंड, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा इसको भी देखते चल लें, क्योंकि हमारे 12 जून के पीटी के एग्ज़ाम के कंटेस्ट में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में क्या क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, किस अधिनियम का यह स्थान लेगा जो अभी करंट अधिनियम बना है कानून, ठीक है, ये पूछता है। नवीनतम संशोधन के तहत 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है, ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ हैं उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान करता है ये, ठीक है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट जो दिया गया था, बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था। नवीनतम अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है, यानी कि 1972 वाले अधिनियम में क्या था कि अगर बीमा कंपनी कोई भी अगर खुलती है तो उसमें केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग कम से कम 51% होने का प्रावधान था। लेकिन जो नया अधिनियम बना या कानून बना है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं इसका अगला मतलब कि टॉपिक क्या है, बिंदु क्या है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। नवीनतम अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको चलते हैं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं यहाँ इसमें क्या है, जो कि अग्नि समुद्र विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और इम्यूनिटी सर्टेन, ठीक है, के सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके बीमा के कॉन्टेक्स्ट में बात। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों यानी नया अधिनियम, ठीक है, नया अधिनियम नेशनल इंश्योरेंस क्या कह रहा, ठीक है। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों, नया अधिनियम जो है वो निर्दिष्ट बीमा कंपनियों के लिए नया नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निदेशकों की नियुक्ति और नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है, ठीक है। ये नया अधिनियम जो है नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस में और ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निदेशकों की नियुक्ति और उनके नीतिगत निर्णयों में सरकार का जो हस्तक्षेप होता था, नियंत्रण रहता था, उसको कम करता है, ठीक है। अधिनियम बीमा करता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। ये अधिनियम नया वाला बीमा करता के जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे इनकी जवाबदेही भी कम करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमारा नया टॉपिक है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर बात हो रही है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक ही, ठीक है, क्योंकि अब यूपी पीसीएस का ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12 जून को हम। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं एक बार जल्दी से इसको भी। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग 15 अगस्त 2021, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग क्या है, 15 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही ये जनसंख्या नियंत्रण आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी सरकार को सौंप दिया, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है।
तो पहला इम्पोर्टेंट, अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा दो बच्चा नीति पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश दो बच्चा नीति पर आधारित है और एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर बनाए रखने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपत्ति को दो इससे ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दो से ज़्यादा बच्चे अगर किसी दंपत्ति को हो गए, पति पत्नी को, तो उनको बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या है ये भी आपको देख लेना है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं, राज्य सरकार के अंतर्गत जो स्वास्थ्य योजना है उनसे वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा ही तय कर दी जाएगी। अगर आपके पास 4 से ज़्यादा लोग होंगे, यानी 5 होंगे, 6 होंगे, तो आपका राशन कार्ड ही जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक, सरकारी नौकरी आप नहीं पा सकते। ठीक है, और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे पैदा होने पर प्रोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इस प्रावधान में शामिल हैं। तो यानी कि जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा मोटिव यही है इस टाइम कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसे किसी तरह कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लें। इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव, यानी कि पंचायत यानी प्रधानी का जो इलेक्शन होता है या फिर स्थानीय निकाय चुनाव यानी सभासदी वार्ड वाला चुनाव जो होता है उस पर लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल ये कानून नया बना है, टफ कानून है इंडिया के लोगों के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक देखिए आपने जनसंख्या नियंत्रण वाला पार्ट भी देख लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, निश्चय बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम। ठीक है, निश्चय बीमा प्रत्यय गारंटी नियम अधिनियम। तो चलिए एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। संशोधन अधिनियम 2021, ये देखिए क्या कहता है। निश्चय बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम विधेयक 2021 क्या कहता है, दी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2021, ये क्या कहता है, 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा में, ठीक है, 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया और 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये कानून बन गया। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड, इसको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहा है इसमें देख लेते हैं एक बार। यह अधिनियम, ठीक है, यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 यानी कि DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करेगा। ठीक है, संशोधित अधिनियम 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं को उनके अपने धन का आसान एवं समयबद्ध पहुँच में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी कि यह अधिनियम जो होगा, संशोधित अधिनियम जो आया है 2021, ये बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जो के जमाकर्ता हो, डिपॉजिटर, उनको अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच बनाने में मदद करेगा, सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये बैंक में जितने भी खाता धारक हैं उनके संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अगले कॉलम पर चलते हैं, इसी पेज के थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं उसमें भी क्या है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। मॉरेटोरियम या मोराटोरियम, ये इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट है। मोराटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए इसी के ऊपर हो गया, अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था बात ये भी है कि DICGC अधिनियम जो बना है 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट देख लेते हैं एक बार जल्दी से, क्या है अगले पॉइंट में कि नवीनतम अधिनियम
नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर, अगर कोई बैंक स्थगित हो जाता है, बंद हो जाता है, तो अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान करेगा। अपने मान लो उसने 10 लाख रुपये जमा कर रखा है बैंक में, तो वो उसमें से अधिकतम 5 लाख रुपये निकाल सकता है। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि 1993 से यह अपरिवर्तित था। यानी 1993 से ही ये वैसी सेम पे चला आ रहा था बीमा कवर, 1 लाख रुपये ही। लेकिन अब उसको बढ़ाकर करंट में जो नया नियम बना है उसके तहत 5 लाख रुपया बीमा कवर कर दिया गया है। ठीक है। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं। नया टॉपिक हमारा क्या है, कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। ये राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है इसके संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कराधान विधि संशोधन विधेयक, ठीक है, 2021 क्या है, ये 6 अगस्त 2021 को लोकसभा में एवं 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है। और 13 अगस्त 2021 को इसको राष्ट्रपति की सहमति भी मिलने के साथ ही यह अधिनियमित हो गया, एक कानून बन गया। ठीक है। क्या है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। तो आप देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या इसमें है। ठीक है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 और वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 और वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। तो फ्रेंड अब और देख लेते हैं थोड़ा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। 2012 यानी कि वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था, ताकि विदेशी कंपनियों के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव कर देयता को लागू किया जा सके। और ये अधिनियम 2021 में यह प्रावधान कर दिया गया इसमें चेंज करके, यदि लेन देन में 28 मई 2012 से पहले किया गया तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित रूप से पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किया गया टैक्स की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है। अगर 2012 से पहले किया गया है तो। ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट है। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चिंतता यानी टैक्स सर्टेनिटी लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्रवाई को वापस ले लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 सुधार अधिनियम। भारत सरकार द्वारा उपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्साधन कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 लाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जल्दी से वो भी देख लेते हैं। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त से 2021 में और राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त 2021 को पारित कर दिया गया, जबकि 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति को इस अधिनियम मतलब कि इसकी सहमति भी प्राप्त हो गई इस विधेयक को, और वो फिर क्या बन गया कानून ये। ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, जैसे इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इस अधिनियम ने अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम अगले उस पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड अब अगले पॉइंट पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। हमें पता है कि थोड़ा वीडियो जो लंबा हो रहा है, लेकिन हम क्या करें इसको कंप्लीट कर लें। अधिकरण, यह अधिकरण जो है कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं। ठीक है। प्राधिकरण जो होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीली अधिकरणों का, जैसे कि फिल्म प्रमाणन अपीली प्राधिकरण, विमानपत्तन अपीली प्राधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड, ठीक है, वनस्पति प्रजाति अपीली प्राधिकरण और अथॉरिटी, ठीक है, फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान इसमें शामिल है। ठीक है। यह सारे
प्रावधान इसमें शामिल हैं। अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति के स्थापना का प्रावधान शामिल है, जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। अब अगला है, इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हैं तो पृथक खोज सह चयन समितियां होंगी। यह अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा वो लागू हो जाएगा। ठीक है। तो चलो फ्रेंड, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम अगला जो है अपना जो लेक्चर लिया जाएगा, यह निकटवर्ती क्षेत्रों, ये जो है राष्ट्रीय राजधानी। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूर कभी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक तुरंत का तुरंत पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं यहाँ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों। ठीक है। निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021, यहाँ इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय